Hello guys, welcome to Maths with Pawan Verma. This is me, your short-term aptitude guide Pawan Verma. I hope you all are doing good. आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का आप ज़रूर एनालिसिस कर रहे होंगे या फिर उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 जो 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट था उसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह जो भी होगा या फिर कोई ऐसी पॉइंट आपको थ्योरम पता चलती है, कोई कॉन्सेप्ट पता चलता है तो उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। हाँ, बस यही इंटेंशन है कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वापस रिपीट हो सकते हैं, राइट। तो चलिए देर ना करते हुए सेट 5 को डिस्कस करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग करेंगे सॉल्व। और ये तो आपको पता ही है कि लाइक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद पवन वर्मा। अगर नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ आते हैं तो ये सेट 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर हुई थी 2 दिसंबर 2022 में पेपर हुई थी, राइट। इसकी टाइमिंग थी 9 बजे से 10 बजे का, 1 घंटे का पेपर था। इसके मैथ्स के सेक्शन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल है, ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है। क्या कहता है, सवाल पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पी क्यू आर होता है, यहाँ पे एंगल होना चाहिए था, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया है, जैसे कि देख रहे हैं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। तो पी क्यू आर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया सच दैट इट टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एट पॉइंट डी ई एफ। जो एक सर्कल इसके अंदर रखा गया है, राइट, आपको ये दिख रहा है, राइट। सर्कल के ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल रखा गया है और सर्कल के सारे साइड जो है टच कर रहे हैं सर्कल के ट्रायंगल के सारे साइड्स को। तो ये पॉइंट में टच हो रहा है, इस पॉइंट में टच हो रहा है, इस पॉइंट पे टच हो रहा है एंड इस पॉइंट पे टच हो रहा है। तो ये पॉइंट का नाम दे दिया गया है डी ई एफ। हाँ, पी क्यू पे डी, क्यू आर पे ई एंड आर पी पे ये। तो कहता है लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू इज 12, पी टू क्यू की जो लेंथ है ये 15 बताया गया, 15 सेंटीमीटर है। एंड क्यू आर दिस इज लाइक 11 सेंटीमीटर एंड आर पी दिस वन इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी की लेंथ पता करनी है। तो D कहाँ है, आपको दिख रहा होगा, D इस पोजीशन पे है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ फ्रॉम P टू D। ये लेंथ आपको पता करनी है कि ये कितना होगा, जो रेड में मार्क किया है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, मतलब देखो तो क्या चीज़ें पता चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि टेंजेंट के बारे में छोटी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहता है कि चलो एक शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं। जैसे कि एक हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में एक अंदर में सर्कल है, इस ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है ना। इसी तरीके से है डायग्राम, अगर मैं इसको ऐसे करके रखूँ तो ये सारे साइड जो है यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होगी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सारे साइड को टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताइए कि टेंजेंट कहीं दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे यस सर, सर्कल के साइड को जहाँ टच कर रहा है वही तो टेंजेंट है। जैसे कि मैं बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ कि सर अगर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट तो ये दिख रहा है, ये पॉइंट का नाम F दिया गया है, इस पॉइंट का नाम D दिया गया है। तो दो टेंजेंट दिख रहा है इसी पॉइंट से, एक ये
एक ये, राइट। तो ऐसा जब भी होता है, मतलब कोई भी सर्कल को एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो कहता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी कि ये टेंजेंट की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इस टेंजेंट का भी होगा, ठीक है। जितनी लेंथ इस टेंजेंट की होगी उतनी ही लेंथ दूसरे वाले टेंजेंट की। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पी डी अगर कुछ होगा, लेट से मान लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे जैसे है वैसे ही मान लेते हैं कि ये चलिए m है, तो पी एफ भी क्या होगा, m होगा, पी एफ भी m होगा। पॉइंट क्या यूज़ हुआ है कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दे तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच इन द सर्कल, ऑन द सर्कल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है वो दोनों टेंजेंट की बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। तो पी डी और पी एफ बराबर होगा। ऐसे वैसे यहाँ पे नाम दिया गया है Q, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि लेट से दिस इज Q एंड दिस इज R। तो मेरे को बताया गया है कि भाई यहाँ पे पॉइंट में टच हो रहा है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड E। सिमिलर डायग्राम को मैंने ड्रॉ कर दिया। और देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पता है, तो मैं कहता हूँ कि हमें ये पता है सर कि पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ था वो 15 मीटर था या 15 सेंटीमीटर था। तो अगर ये पूरा 15 था और मैं जानता हूँ कि पी डी की लेंथ जो है वो m मान रखा है मैंने, तो इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताइए, इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताइए, है ना। डी क्यू की लेंथ कितनी होगी ये बताइए। तो डी क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो मैं कहूँगा 15 माइनस m होगा। तो डी क्यू जो एक है, डी क्यू जो एक टेंजेंट दिख रहा है पॉइंट Q से, उसी पॉइंट से डी ई भी सेम टेंजेंट है क्या, मतलब ये टेंजेंट भी सेम होगा क्या। जो बात हमने m के लिए रखी वही बात यहाँ के लिए भी रखेंगे, तो दिस विल बी लाइक 15 माइनस m, ये भी 15 माइनस m ही होगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, और उसके बाद मुझे अगर ये m पता है, जैसे कि मैं पी आर की बात करूँ, पी आर हमारे सामने दिख रहा है, दिस इज़ पी आर, तो ये अगर m है, ये अगर m है तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो पहले आप देखो कि P और R, पी आर यानी कि आरपी का लेंथ दिया गया है 13, ये टोटल दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल अगर 13 सेंटीमीटर है तो मुझे ये बताइए कि एफ आर कितना होगा, एफ आर कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एफ आर जो होगा 13 में से m माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस m हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट R को एक एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं और इसी पॉइंट से दो टेंजेंट देखूं, तो एक टेंजेंट तो ये दिख रहा था RF और दूसरी टेंजेंट दिख रही है RE, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये 13 माइनस m है तो ये भी तो 13 माइनस m होगा, यस। यानी कि मैं अगर देखूं तो RE हो गया 13 माइनस m और QR हो गया 15 माइनस m। और मुझे पता है कि R से Q तक की जो लेंथ दी गई है, आप देखोगे QR की जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज़ 13 माइनस m एंड 15 माइनस m, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो 11 के बराबर होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ गया। तो आप मुझे बताइए कि m की वैल्यू क्या है, यानी PD की वैल्यू पूछ रहा है, तो PD की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें क्या बताना है, m की वैल्यू। तो मैं इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 11 लिख दूंगा। मैं लिखता हूँ 13 माइनस m प्लस 15 माइनस m इज इक्वल टू 11। तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो आप करेंगे 13 प्लस 15 दैट इज़ लाइक हाउ मच, 28। 28 इधर जाके माइनस होगी, तो 28 माइनस होगी तो कितनी हो जाएगी, सॉरी 28 में से 11 घटाना है ना, 13 और 15 दैट इज़ 28, तो माइनस 28 प्लस 11, तो माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और यहाँ रह गया माइनस 2m, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी 17/2 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर। तो मुझे m की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हो जाएगा 8.5। अब ये 8.5 हो जाएगा तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें वही पूछा गया। दिस इज़ 8.5, दिस टोटल इज़ 15
एंड दिस इज़ 8.5, तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, ये भी निकल जाएगी, है ना। इसकी लेंथ पता चलेगी तो ये भी पता चल जाएगी, और ये पता चलेगी तो ये भी पता चल जाएगी, सारी चीज़ें पता चल सकता है यहाँ पे। तो 15 में अगर 8.5 माइनस करोगे तो 6.5 बचेगा, है ना। तो दिस इज़ 6.5, दिस इज़ 6.5, और ये टोटल 11 था, ये टोटल 11 था, तो 11 में 6.5 यहाँ पे 6.5 को माइनस करोगे तो हम कहते हैं कि 4.5 बचेगा, और ये 4.5 है, तो ये टोटल 13 था, 13 में 4.5 माइनस करोगे तो वापस से 8.5, तो ये 8.5 है, तो ये भी 8.5, क्योंकि हमें पता है कि सेम पॉइंट से ये टेंजेंट था और ये टेंजेंट भी है। तो आंसर इज 8.5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हुआ है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि इफ़ cot x माइनस 10x, cot x माइनस 10x इज इक्वल टू 3/2, ये गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot x प्लस 10x, cot x प्लस 10x की वैल्यू। अब देखो जो गिवन है या जो पता करना है उसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। हमें पता है कि 10x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/cot x लिख सकते हैं, यानी कि मुझे दिया हुआ है cot x माइनस 1/cot x इज इक्वल टू 3/2, और मुझे जो पता करना है मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे बोलता हूँ cot x प्लस 1/cot x पता करना है कि कितना होगा। तो आप जब ये दोनों इक्वेशन को देखते हो तो क्या आपको याद आता है कि अलजेब्रा के फॉर्मेट में है। अलजेब्रा में ये चीज़ें हमने पढ़े थे कि अगर इसको मैं x मान लेता हूँ या फिर m मान लेता हूँ, तो एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा x माइनस 1/x अगर k है तो x प्लस 1/x क्या होगा, तो x प्लस 1/x क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर में। अगर ये k है, अगर ये k है तो ये रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आने के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो cot x यहाँ भी है, cot x यहाँ भी है, यहाँ भी cot x है, तो cot x को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि लेट एज्यूम कि cot x को m लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है, m माइनस 1/m इज इक्वल टू 3/2। तो मुझे पता करना है कि m प्लस 1/m कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दिस इज k, दिस इज k, तो k स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 और रूट ओवर में ये आपका रिजल्ट होगा। दिस इज 9/4 प्लस 4, तो 9/4 प्लस 4, तो एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 इज 25/4 एंड रूट ओवर में देखेंगे तो 5/2 इज योर 5/2 इज योर रिजल्ट, करेक्ट। तो 5/2 ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑप्शन 3 हो गई आपकी आंसर। तो ये पॉइंट छोटी सी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और आपने इस तरीके से इसको डिकोड कर दिया, 10x को 1/cot x लिख दिया, तो 10x को cot x लिखा जा सकता है, राइट, 1/cot x लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि साइन अगर होती है, साइन x होता तो इसको हम 1/cos x लिख सकते थे, है ना। अगर 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 cos होता, cos x होता तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec x लिख सकते थे, या फिर वाइस वर्सा, अगर sec x होगा तो cos x लिख सकते हो, cosec x होगा तो sin x लिख सकते हो, तो ये वाइस वर्सा भी चलता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में स्टार्टिंग में ही आपको ये बातें बताई जाती है जब रेशियो वाली पार्ट पढ़ते हैं तब। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन है। कहता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय 5 डिफरेंट कंपनी। ये कंपनी है PQRST और उसका प्रोडक्शन इतना सारा है, ये आपको बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहता है, सवाल पूछता है कि द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय T इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय S। T और S, T जो है S का कितना परसेंट है, तो T का प्रोडक्शन है 70%, 70 एंड S का प्रोडक्शन है 50, तो ये कितना परसेंट है, तो इसको 100 में कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 हो जाएगा, और 100 पे ये 140 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 140%। डायरेक्टली वी कैन से अकॉर्डिंग टू S T इज़ 140%, या तो फिर आप 70/50 इंटू 100 करके भी कर सकते थे, दैट इज़ 140, है ना, 140। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पता चल जाती, ठीक है।
ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिख रहा है एक और डाटा इंटरप्रिटेशन दिख रही है। देखेंगे क्या सवाल कह रहा है, कि कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए और आंसर पता कीजिए। कह रहा हाउ मेनी, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो दिया गया है ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट दी गई हुई है, ये सारे जो दी गई है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दी गई है, ठीक है, यानी कि और ये दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि 125 नंबर आया है 10 लोगों को, 130 नंबर आया है 13 लोगों को, 135 आया है 12 लोगों को, तो ऐसे करके डाटा गिवन है। चलो कोई नहीं, समझ गए हम। हमें अब पूछता है भाई कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135, 135 से ज़्यादा कितने लोगों को आया है, यानी कि ये सारी चीज़ों को बताना होगा। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो है, इनको ऐड कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। तो हम कह रहे हैं 18 + 15 33, 33 47, 47 और 58, 58 ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होता है। इजी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है CGL में, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ सम ऑफ ₹6,000 इज to be paid back in 2 equal annual installment. Each installment is to be paid at the end of every year. 6,000 रुपये एक प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, और इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है हर साल। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम। कितना इंटरेस्ट लगेगी अगर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड के हिसाब से 2% पर एनम का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, टाइम है 2 ईयर, और आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मुझे अगर बतानी है तो मैं क्या करूं, 2% को जब देखता हूं तो आता है 2/100। कैंसिल कर सकते हो, नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल करके भी लिखो तो क्या आएगा 1/50, यानी कि 50 पे 1 का इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है तो 2% है तो मैं इसी को लिखता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूँ तो अगर प्रिंसिपल मेरा 50 है तो इंटरेस्ट 1 का आएगा, इंटरेस्ट 1 का आएगा मतलब 50 + 1 अमाउंट हो जाएगा 51। अब ये तो पहली साल की बात हो गई, लेकिन 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल की बात कर रहा है तो 50 का स्क्वायर करो तो ये आ गया 2500, और 51 का स्क्वायर कितना होता है तो 2601। ये हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। अब जब आप देखते हो ये चीज़ें तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इक्वल होगी। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल है नहीं इस जगह पे, तो इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ कि दिस इज़ 51 स्क्वायर, तो इसको इक्वल करने के लिए 51 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस पे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 51 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2601 हो जाएगा 51 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा तो 50 × 50 2500 तो होता ही है, 51 उसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2551, और ये 2500 तो था ही। तो ये जो टोटल आएगा ये प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल की यूनिट आएगी। तो कितनी आ रही है 5051 यूनिट, 5051। और ईच इंस्टॉलमेंट कितनी की जाएगी तो ईच इंस्टॉलमेंट जाएगी 2601 का, 2601 का ईच इंस्टॉलमेंट जाएगा। तो मुझे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता करनी है। मुझे पता है कि प्रिंसिपल मेरा जो था वो 6000 था, प्रिंसिपल जो था हमारा वो 6000 था। तो मैं कहता हूँ कि 5051 का मतलब 6000 है। तो भाई 1 का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे 6000 डिवाइडेड बाई 5051। तो 1 यूनिट का मतलब ये है। तो मुझे बताइए कि 2601 यूनिट का मतलब कितना है। तो आप इसी में क्या करेंगे 2601 मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा कि कितना इंस्टॉलमेंट हर साल जाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। दिख रहा है कि 6000 बाई 5051 इंटू 2601 कैंसल आउट करेंगे, देखेंगे क्या क्या कट रहा है। ठीक है,
कट रहा है कुछ तो काटो, नहीं तो नहीं छोड़ भी सकते हो। अच्छा मैंने गलत क्या किया यहाँ पे पता है, यहाँ पे 0 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, लास्ट में 0 आएगा भाई साहब। ये जो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है ना, ये मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। अच्छा यहाँ पे भी फिर गलत हो गया, ये यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 0 5 0 आएगा। तो यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, 51 लिख दिया था मैं। अब इसको काटो, तो इसको जब कैंसिल करते तो 50 50 का टेबल दिख रहा है, तो 50 से काटना शुरू करते, तो 50 का 1 टाइम, 0 1 टाइम, 50 से काटते हैं, दिस इज़ 1 टाइम, 100 इज़ 2 टाइम्स, राइट, और एक 0 लग गया तो 120 हो गई। अब कटेगी क्या, अब कटेगी नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू डिवाइड इट, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं 120 मल्टीप्लाई विथ 2601, तो 120 को 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, तो हम कह रहे पहले एक काम करो, 120 मत पकड़ो, सिर्फ इसको 12 पकड़ो, सिर्फ 12 पकड़ो। तो 12 1 टाइम इज़ 12, पूरा लिख देता हूँ मैं, 12 1 टाइम इज़ 12, तो मैंने पूरा लिख दिया 12। 12 6 टाइम्स इज 72 का 2 लिख दिया, हाथ में कैरी रह गया। 12 2 टाइम्स 24 प्लस 7 इज 31, और लास्ट में यहाँ 0 है तो 0 को लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 101 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन को करनी है तो करो, तो कह रहे 101 से ये कटेगी कितनी बार, तो ये कटेगी 3 बार, 303, 303 कटा तो कैरी रह गया 9, 912 रह गया। 912 को अगर देखा जाए तो 9 टाइम्स कटेगी, है ना, 912, 91 तो कटेगा नहीं, 91 नहीं कटेगा तो पहले 0 लगाओगे, फिर 912 को काटोगे तो 9 टाइम्स कटेगी, तो 912 9 टाइम्स अगर काटेंगे तो 909, रिमाइंडर रह गया 0, तो 3। अब ये कटेगा नहीं तो मुझे 0 लगा के एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 300 आएगा, ये 2 और समथिंग आएगा, तो 3090 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन 2 के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एजम्पशन वाली बातें करूं कि भाई हम अगर एजम्पशन के साथ अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं कि सर प्रिंसिपल तो 6000 है, प्रिंसिपल 6000 है तो 2 EMI में पे करना है, तो क्या 2000 ना ये कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के सोचो तो मैं कहूँगा कि सर 2000 जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2200 2 बार 4400 आता है, अब 35 मतलब हो जाएगा कितना, 7100, तो मैं अगर देखूँ तो इंस्टॉलमेंट, अब परसेंटेज तो 2% दिया गया है, अगर मैं 6000 का सिर्फ 2% निकालूँ तो 2% आता है 120 रुपये। दूसरे साल 3000 पे अगर हम 2% निकालेंगे तो ये 2% कितना आएगा, तो ये आएगा 60 रुपये, यानी कि अगर देखा जाए तो 180 रुपये के आसपास इंटरेस्ट आएगा, 180 रुपये। तो इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो 90 रुपये आता है, यानी कि 6000 डिवाइडेड बाई 2, तो एक तो 3000 हो गया, और इसका डिवाइडेड बाई 2 किया तो 3090 के आसपास की वैल्यू, हम एक्यूरेट नहीं बोल रहे, आसपास की वैल्यू। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली इस सवाल को ऐसे बिना सॉल्व किए इस तरीके से जा सकते थे, क्योंकि एक 3500 का वैल्यू है, बहुत दूर है, 2200 कभी होगा नहीं, 2000 कभी होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को डील कर लिया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि अ पेन वॉज सोल्ड फॉर ₹166.44 विद अ प्रॉफिट ऑफ 14%। सोल्ड हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है और ये प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। इफ इट वेर सोल्ड फॉर ₹54076 देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कितनी प्रॉफिट होगी कितनी लॉस होगी, आपको ये तो सिंपल देखो, सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे, टेबल कैलकुलेशन थोड़ा आता है, कर लोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, नहीं तो और एक तरीका होगा तो वो भी बात करेंगे, दोनों बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पहले दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस अगर गिवन है 166.44 और बोल रहा है प्रॉफिट 14% हुआ है, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि भाई ये तो 114% की वैल्यू गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालेंगे तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस, तो हम कह रहे हैं कि 166.44 डिवाइडेड बाई 114,
और मल्टीप्लाई बाय 100 जो करोगे, ये पॉइंट जो यहाँ था ये पॉइंट रिमूव होके ये 100 को काट देगा। ठीक है, तो अब हम हैं 114 का टेबल से करेंगे, तो 114 1 टाइम्स कटेगा 114, कैरी बचा कितना, तो कैरी बचा 52 और 524, तो 524 को अगर मैं 5 टाइम्स लूँगा तो ये हो जाएगा 570, तो मैं लूँगा 4 बारी लूँगा तो 400 और ये हो जाएगा 56, 456 मेरे पास था 524 आया 456, तो कैरी कितना बचा 44 एंड 24 दैट इज 68 कैरी बचा, तो ये कटने के बाद 68 कैरी बचा और लास्ट का 4 हो गया। अब इसको देखो कि 14 का टेबल में 84 कितनी बार में आता है, तो 14 के टेबल में 84 आता है 6 टाइम्स, तो मैं कहूँगा कि ये डायरेक्टली 6 टाइम्स कटेगा, यानी कि 146 तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन हमने करा राइट। मैं बताता हूँ कि ऐसे इसको किए करना तो पड़ेगा ही, बट इसको अलग तरीके से अगर सोचेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमको क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया 146 है। अब कहता है कि अगर मैं इसको इतने में बेचूं, है ना, इफ़ इट वेर सोल्ड फॉर ₹154.76 तो कितने की प्रॉफिट होगी, तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है कि भाई 146 रुपये है और सेलिंग प्राइस अब होगी 154.76 की, तो मुझे बताइए कि प्रॉफिट कितनी दिख रही है। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट दिख रहा है सर मुझे 448 रुपये और 76 पैसे, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 146, और ये पॉइंट को हटाओगे तो मैं कहता हूँ कि ये 100 और ये 100 कट जाएगा। ऐसे ही बार बार लिख के बता रहा हूँ ताकि आप बार एग्ज़ाम के टाइम में लिखें ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि मैं कहता हूँ कि 14, ये 14 है, ये 6 है, तो 14 का अगर कितनी बार करूँ जो 80 के आसपास आएगा, तो अभी हमने किया था कि 14 को अगर 6 टाइम्स करेंगे तो 84 आएगा, तो 14 की वैल्यू तो 140 है यानी कि 840 आएगा, और 6 को भी 6 टाइम्स करेंगे तो 36 आएगा, तो टोटल आ रहा है 876। तो मैं कह रहा कि ये 6 टाइम्स में कट जा रहा है सर, ये 6% प्रॉफिट दिख रहा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके किया जा सकता है। ये तो मैंने कैलकुलेशन करके किया, जैसे आप करते हैं वैसे ही किया, बस पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन को फास्ट करनी है। तो एक तो प्रोसेस ये हो गया। एक और प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर पता चल जाए, लास्ट वाले में यही वाली बात अगर पता चल जाए तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा था कि जब हम इस पे बेच रहे हैं तो 14% की प्रॉफिट हो रही है, तो डायरेक्ट मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो लिखूंगा क्या, 166.44 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 100 करेंगे, पॉइंट से हट जाएगा तो पॉइंट से वही वाली बात वापस से। तो मैं कह रहा हूं कि दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है 154.76 में बेचना है, तो अगर इसका रेशियो आप निकाल लेते हैं, अगर इसकी रेशियो आप निकाल लेते हैं तो आपको प्रॉफिट कितनी हो रही है, क्या हो रही है पता चलेगा, और प्रॉफिट परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको जब काट रहा हूँ तो 146 तब भी काट कैंसिल तो करना पड़ेगा, इसको जब काटूंगा तो मेरे को दिख रहा है 154.76, भाई कितना प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 8.76 की प्रॉफिट, तो 8.76 की प्रॉफिट हुई है और 146 रुपये का वो सामान था, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो डायरेक्टली ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पुरानी वाली सेलिंग प्राइस थी उसको मैंने 100% बना दी, मतलब हमने यही वाली बातें करी, पुराने वाले सेलिंग प्राइस से 100% पता किया और सेलिंग प्राइस नया वाले से कंपेयर कर दिया, तो कितना आ रहा है तो वो दिख रहा है, डायरेक्टली रेशियो पता चल रहा है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भाई इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कह सकते हो, मतलब माइनस में है, x टू द पावर -2 है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। मुझे दिया गया है x इज इक्वल टू √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 + 2, तो CND कॉम्पोनेंटो रैशनलाइज बोलो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलो,
CND यानी रैशनलाइजेशन अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं कहूँगा √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 - 2, इसी के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो √5 × √5 इज़ 5, √-2 यानी कि -2 × 2 + 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं पूरी बातों को अगर लिखूं तो दिख रहा है 5 तो 5 हो जाएगा, 5 × 2 तो मतलब हो जाएगा 2√5 और 2 × 2 तो -2√5 एंड 2 × 2 इज़ -+4। तो ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को मैं मिटा के डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, तो लिखूँगा 9 - 4√5 डिवाइडेड बाई, अब इसको देखो क्या करोगे, तो मैं कह रहा कि a + b, a - b, a + b और a - b, तो ये होता है a² - b², यानी कि 5 का √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू क्या पता चली, 9 - 4√5। अब x की वैल्यू जब ये हो रही है तो मुझे 1/x की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू जस्ट इसका साइन चेंज करके लिख दीजिए। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि दोनों जो गिवन नंबर है मेरे पास अलग अलग, अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आता है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 इज 16 और √5 मतलब 5, 16 5 × 80, तो इनका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस 1 आ जाता है ना, उसका जस्ट साइन चेंज करके लिख दीजिए, जस्ट साइन चेंज करके लिख देना है, जिसका डिफरेंस 1 आता है, 1/x की वैल्यू हो जाएगी। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे बताइए कि x + 1/x क्या होगा। तो सर x की वैल्यू तो 9 - 4√5 है और 1/x को जो देखो तो 9 + 4√5 है, तो ये 4√5 कट जाएगी, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 9 + 9 18। अब जब ये 18 हो गया है तो ये बता दीजिए कि क्या होगा। अब आपको रूल पता ही होगा, इसमें बताने के लिए तो कुछ है नहीं, हैं जी। अगर जब आपको x + 1/x की वैल्यू k होती है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, k² - 2। तो मुझे क्या पता है, तो मुझे पता है x + 1/x पता है, ये वैल्यू पता है और मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं x² + 1/x² को क्या लिखूंगा, तो 18 का स्क्वायर - 2, ये डायरेक्ट लिखेंगे। तो 324 - 2 इज 322 इज योर आंसर। 322 ऑप्शन 4 हमारा आंसर। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, जो बिगनर्स है शायद उसको समझ नहीं आएगी, बट जब आप डिटेल में अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है ना। जब ये वैल्यू पता चल जाती है तो ये वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 18² - 2, बस इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख के बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये क्वेश्चन हो गई, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में कहता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय 7 शॉपकीपर। 7 अलग अलग शॉपकीपर है, तो उस पर नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड कर रहे हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3 टू द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S6। S3 और S6 का रेशियो बताना है। तो रेशियो 70 और 130 का कितना आएगा जी, 70 और 130 का कितना आएगा, तो 7 और 13 आएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ईजी है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। देखो फिर से एक अलजेब्रा का सवाल दिख रहा है, कह रहा है कि x² 4 + 1/x² अगर ये है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² 7 + 1/x² 7। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 7 की जब बात आती है तो 7 की बात में ना डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हो। जब मैं अगर बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x² 7 की वैल्यू मुझे अगर पता करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो।
मैं कह रहा कि रिजल्ट में क्या लिखना पड़ेगा, तो रिजल्ट में x^4 प्लस 1/x^4, रिजल्ट में डायरेक्टली ये लिखोगे, इसके साथ x³ प्लस 1/x³ को आप मल्टीप्लाई करोगे और माइनस x प्लस 1/x कर दोगे, तो यही आपको रिजल्ट दे देगा। मतलब आपको x⁴ की वैल्यू पता होनी चाहिए, x³ की वैल्यू पता होनी चाहिए और x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब x⁴ की वैल्यू आप बता देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये डेराइव होता है, ठीक है, ये डेराइव होता है, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये सब स्टार्ट करोगे तो वो आ जाता है, ठीक है। तो मुझे x⁴ की वैल्यू पता है, तो इसकी तो वैल्यू पता है, लेकिन क्यूब की वैल्यू नहीं मालूम और x की वैल्यू नहीं मालूम, तो मुझे x और क्यूब दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो लिखी गई है इसको लिख लेते हैं। x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 2207। 2207। तो अब देखो 4 से पहले तो आप स्क्वायर में आओगे, स्क्वायर से फिर x पे आओगे, है ना। 4 से पहले आप आएंगे x² प्लस 1/x² पे, उसके बाद यहाँ से आप आएंगे x प्लस 1/x पे, और यहाँ से क्यूब भी पता कर लेंगे आप। तो पहले चलो ये करना है, तो मेरे को बताइए कि जब पावर बड़ी होती है और छोटे में आना होता है तो रूल हमारा क्या कहता है, क्या रूल है। तो मैं ये लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि स्क्वायर पे है या 4 पे है, अगर ये k गिवन है, तो अगर मुझे x पे आना है तो आपको करना होता है k प्लस 2 रूट ओवर, दैट्स इट, राइट। अगर इसकी वैल्यू k है, जैसे यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे तो 4 है, तो 4 से 2 पे आएंगे और 2 से फिर x⁴ पे आएंगे। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को जब हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये k हो गया, तो k में प्लस 2 करेंगे, रूट ओवर लगा देंगे, तो प्लस 2 करेंगे, यानी कि 2207 प्लस 2 और रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 2209। और 2209 किसका है, आप बोलेंगे तो सर ये 47 का है, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू 47 आ गई। हम डायरेक्टली ये बात कहेंगे। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 47 है तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 47 प्लस 2, फिर से रूट लगा दीजिए, फिर से यही बात। तो हम कह रहे 47 थी, तो 47 में प्लस 2 करेंगे तो ये 49 आ गई, और x प्लस 1/x की वैल्यू 7 आ गई। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 7 आ गई, तो मुझे ये बताना है कि भाई एक तो ये पता चल गया, एक तो मुझे ये पता चल गया, एक तो ये पहले से ही पता था। अब x³ की वैल्यू भी चाहिए, x³ की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं x³ पे अगर आना चाहूँ तो आ सकता हूँ डायरेक्टली। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की आने की रूल क्या कहती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस बात को कि अगर आपको x प्लस 1/x k मालूम है और x³ निकालनी है, तो x³ 1/x³ का वैल्यू होता है k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, इसको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक आना है, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू 7 था, तो यहाँ पे आएंगे तो हम लिखेंगे 7³ माइनस 3 इंटू 7, 7³ हो जाता है 343 माइनस 21, तो माइनस 21 22 यानी कि 322, हाँ जी 322 ये आ गया, यानी कि x³ की वैल्यू आ गई। सही लिखा मैंने सब्सट्रैक्ट करके, 312 22 आ गई। अब मुझे ये सॉल्व करना है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। अब मुझे ये सॉल्व करना है, x⁴ की वैल्यू सॉल्व करनी है, मुझे अभी ये पूछा था, तो मैं अब इसको सॉल्व करने जाऊंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, तो x⁴ यानी कि 2207, x³ का मतलब ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, 322 माइनस x प्लस 1/x मतलब ये वाली वैल्यू माइनस 7, ये आपको सॉल्व करके आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, आंसर तक पहुँचना है तो मल्टीप्लाई -7 करना पड़ेगा, ठीक है, एक तो प्रोसेस है ये है। एक चीज़ अगर मैं ये चेक करूँ कि सबका डिजिट, यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, 9741, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट मेथड को यूज़ करता हूँ और आंसर तक पहुँचता हूँ। तो मैं कहता हूँ 7 × 2
7 इंटू टू कितना होगा, तो मैं ये 7 इंटू टू 14 होगा, और 14 में ये 7 अगर माइनस करूँ तो यूनिट डिजिट में कितना बचेगा, जो भी नंबर आएगा लेकिन यूनिट डिजिट में कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट में 7 कहाँ दिख रहा है, ये, तो हम इसी को टिक कर देंगे क्योंकि 7 आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट में। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 इंटू टू 14 होता है। तो 7 इंटू टू 14 हो, चाहे 34 हो, चाहे जो भी हो, 44 हो, 14 हो, 13 हो, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 14 ना हो के 44 हो या 34 हो या फिर 74 हो या कुछ भी हो, तो 74 में 7 माइनस करोगे 67 आएगा, 44 में 7 माइनस करोगे तो 37 आएगा, यानी कि लास्ट में 7 आना ही आना है। तो लास्ट में 7 आना ही आना है, तो ऑप्शन बी के साथ हम कैलकुलेशन किए बिना चले जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस करो 7 को, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैं लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें लिखना नहीं है कि भाई क्या अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी एग्ज़ाम में, राइट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया डील। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन हो गया 2। हम क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया। 10 नंबर क्या कहता है समझो। 10 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, इन दोनों में से कौन सी ऐसी है वैल्यू जो ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगी। तो कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ऑफ एज 6 इंटू 7 इंटू 8, 6 इंटू 7 इंटू 8, ये एक वॉल्यूम देगी। और कह रहा है कि एक क्यूब है ऑफ एज 7 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम होगा 7 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना होगा, तो इसको करते हैं, तो 7 इंटू 6 इज़ 42 और 8 2 टाइम्स इज 16 कैरी 1 32 प्लस 33, तो 743 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, ये बड़ी है ना इससे, तो हम क्यूब की वॉल्यूम हमारी ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन को देखो, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड था एक क्यूब है, तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। बोथ विल हैव इक्वल वॉल्यूम नहीं, क्यूबॉइड विल हैव मोर वॉल्यूम कहना, तो ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन 1 के साथ आप चले जाएंगे। इजी क्वेश्चन था, दोनों में वॉल्यूम निकाल के आपको कंपेयर करना है, इनइक्वालिटी वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5%। अच्छा, 2 डिस्काउंट देंगे हम आपको, आप कस्टमर है मेरे, मैं आपको 2 डिस्काउंट दूंगा, पहला दूंगा 15% का और दूसरा दूंगा 5% का, ऐसे मैंने कहा एज अ शॉपकीपर। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों डिस्काउंट को एक साथ मिला के बताओ कि एक साथ कितना दे दूं मैं, अलग अलग ना देखिए, एक साथ कितना दे दूं। तो आप इसको अप्लाई करो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 डिस्काउंट के लिए, ये x हो गई, ये y हो गई, तो x प्लस वाई मुझे पता चल रहा है 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 बाई 100, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ लाइक 20 में से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, तो 0.75 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 19.25 विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिंप्लीफाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ y माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन है x प्लस 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको सिंप्लीफाई करनी है भाई, कर लो, लिख लो, 3y 3x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस वाई, कैंसिल करके बताओ कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैं x को देखूँ तो x और x, तो ये x कट गया तो 3x रह गया। y को देखूँ तो 3y में से y गया तो प्लस 2y रह गया और माइनस 6 रह गया। सिंप्लीफाइड तो दिस इज 4, ऑप्शन 4, बस यही करना था, सिंप्लीफाई।
है ना, सरल बनाएं, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको सरल बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इजी है क्वेश्चन वैसे इस सेट का अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। एक चोर है जो उसको पुलिस देख लेता है 97 मीटर के डिस्टेंस से। दिस इज द थीफ, दिस इज द पुलिस। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। थीफ दौड़ना शुरू कर दिया और पुलिस उसको चेज करना शुरू कर दिया। The thief and the policeman at the speed or run at a speed of 21, यानी कि इसकी स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड एंड 23 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। कितना समय में, कितने टाइम में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, पहले तो ये देखो, बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे सर पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ये 21 मीटर दौड़ेगा 1 सेकेंड में, तो ये 23 मीटर दौड़ेगा 1 सेकेंड में, 23 मीटर पर सेकेंड है। सो इट विल रन, द पुलिसमैन विल रन 2 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड ये एक्स्ट्रा कवर करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन की बात करी जाए, सेम डायरेक्शन है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जितनी भी स्पीड है उसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो तो आता है 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर करेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो 97 मीटर डिस्टेंस थी। डिस्टेंस है 97 मीटर, तो टाइम निकालनी है तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिख देते हैं। तो 97/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे 48.5 सेकेंड में जो चोर को, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। कोई ऐसे बड़ी क्वेश्चन है नहीं, कोई ऐसे बड़ी क्वेश्चन नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, देखो, कह रहा है कि इफ सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/17, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इज 4/17, देन सेक टू द पावर 4 माइनस 10 टू द पावर 4 की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं समझाता हूँ। एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 4/17 ही, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होगी। एक बार समझ जाओ याद हो जाएगी, मैं कहता हूँ एक बार समझ जाओगे याद हो जाएगी। तो मैं पहले इस बात को अगर देखो तो मैं इसको लिखता हूँ, लिखा हुआ तो है ही, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और पावर पे लिख दूँ मैं, नहीं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 था ना, तो 2 × 2 4 ही तो हो जाएगा ये, और ये भी 4 हो जाएगा, ब्रेक करके लिख दिया। तो ये किस फॉर्मेट में दिख रही है मुझे, तो मैं कहता हूँ कि सर ये जो दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं ए प्लस बी में और ए माइनस बी में ब्रेक कर देते हैं। तो चलो ब्रेक करते हैं। तो मैं कह रहा कि ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए आएगा, ये ए है ये बी है, दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर बी। तो आएगा क्या, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए आएगा पहला। दूसरा क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा। मतलब ये जो रिजल्ट आया इसी का तो रिजल्ट आया ना, हाँ जी, ये जो रिजल्ट आया ये तो इसी का रिजल्ट आया। तो इसी का रिजल्ट, इसको एक्सपेंड करके हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है, जब आप देखते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी गई है क्या, इस जगह पे वही बात लिखी गई है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू तो हो गया 1।
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू तो गिवन है, दैट इज 4/17, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट किसका है, तो मैं कहूँगा कि सर ये रिजल्ट है सेक 4a नॉट थीटा ए माइनस 10 4a, इसका रिजल्ट ये है। तो इसका रिजल्ट ये है, तो मुझे बताइए कि क्या आ रही है वैल्यू, डायरेक्टली बताइए क्या आ रही है वैल्यू। हम कहेंगे सर ऑप्शन 3 आ रही है, ऑप्शन 3 आ रही है। तो मैंने क्या किया कि इसी को ब्रेक करके ऐसे लिखा है ना, इसको मैंने ऐसे था ये, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम हमने सारी चीज़ें लिख दी, इसमें और कुछ है ही नहीं, इससे इजी। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को डील कर लिए। ठीक है, हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, दोनों बराबर हैं, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a, tan a की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन में tan b sec b cosec b ऐसा लिखा गया, यानी कि tan a का वैल्यू b के फॉर्मेट में बतानी है, tan a की वैल्यू b के फॉर्मेट में बतानी है। अब देखो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे a प्लस बी यहाँ भी है, तो मैं कहता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कौन सी ऐसी थीटा की वैल्यू होगी जो कॉस थीटा और साइन थीटा में सेम वैल्यू देगी। तो मैं कहता हूँ कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री में सेम वैल्यू देता है ना, दैट इज 1/√2 राइट। तो अब इस दोनों में सेम वैल्यू देती है, तो मैं कह रहा हूँ कि थीटा के जगह पे लिखा गया है a प्लस बी, तो मैं लिखता हूँ कि सर यहाँ पे a प्लस बी का मतलब हो गया 45 डिग्री, डायरेक्टली वैल्यू को रख दिया, यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, सिंपल, कोई बात इसमें ज़्यादा है ही नहीं। अब हम मुझे पूछा गया है tan a की वैल्यू, तो tan a की वैल्यू को अगर देखा जाए तो tan a की वैल्यू को अगर निकाल लूँ मैं यहाँ से, तो लिखेंगे क्या 45 माइनस बी, a की वैल्यू क्या लिखेंगे 45 माइनस बी, तो मैं लिख रहा tan a की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 45 माइनस बी होगी। अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, इसके अकॉर्डिंग मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, समझो कि लिखा गया है अगर tan 45 माइनस बी है ना, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ tan π/4 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 45 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट होता है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, ये रिजल्ट होती है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता, सपोज दैट यहाँ प्लस का साइन होता, तो ऊपर में प्लस कर देते, नीचे माइनस कर देते, यानी कि दोनों फॉर्मूले को लिख देता हूँ मैं, चलो तुम्हारे लिए। एक तो ये हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर ऐसा होता कि tan π/4 प्लस थीटा होता, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो दो अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हो गए। तो मेरे को माइनस में दिख रहा है tan a इज इक्वल टू 45 माइनस, मतलब मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ, मतलब आपको क्या दिया गया है, मैं tan a इज इक्वल टू लिखा गया है tan दिस वन, यानी कि tan 45 माइनस बी की वैल्यू। तो इसको आप कैसे लिखोगे बताइए, ये इस फॉर्मेट में, तो इसको कैसे लिखोगे, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा सर π/4 तो 45 है, थीटा की वैल्यू b है, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा b, हम लिखेंगे 1 माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan b, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी दिख रही बताओ, तो माइनस ऊपर है, तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमने डील कर ली। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, चलो जल्दी करते थोड़ा, है ना, काफ़ी लंबा चला गया ये सेशन, कितना लंबा हो गया, 1 घंटा तो हो गया यार।
समझाते समझाते हो जाता है यार, कंटिन्यू 1 घंटा हो गया। ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। एक गोला है, ठीक है, और इसकी डायमीटर बता रहा है 63, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो मैं रेडियस बोलूँगा 63/2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात अगर करी जाए तो कितनी होती है? तो 4πr² होती है, 4πr²। तो r की वैल्यू यहाँ पे मुझे पता है, दैट इज 63/2। वैल्यू बिठा दे तो हम कहते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r² की वैल्यू हो गई 63/2 और दिस इज 63/2। इसको सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट सब अलग अलग है, 4 दिख रहा है, 6 8 दिख रहा है। चलो ठीक है, जो कटता है उसको काट देंगे। तो 4 से ये दोनों कट गई और इससे ये कट गई, यानी कि मेरे पास रह गई 22 इंटू 9 इंटू 63। इसका यूनिट डिजिट एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 9 इज़ 8 और 8 3 टाइम्स इज़ 24। तो 24 दिख रहा है यहाँ भी, 4 दिख रहा है यहाँ भी, ठीक है। 9 का मल्टीपल है ये नंबर 9 का मल्टीपल है। तो चेक कर ले क्या 9 से ये दोनों में से कौन सा कट रहा है, नहीं कट रहा है। दिस इज़ 9 कैंसल आउट, 4 2 6 1 7, इसका 7 आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 4 8 1 9 और ये आ रहा है 9, 9 से ये कट रहा है। अच्छा 9 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 9 4 2 6 1 7 9 7 16 नहीं कट रहा। पहला ऑप्शन तो नहीं कट रहा, तीसरा कट रहा है। भाई तीसरे पे डायरेक्ट टिक कर दो, कोई मल्टीप्लाई मत करो, टिक कर दो। अच्छा, यूनिट डिजिटल सम भी यूज़ कर सकते हैं क्या? दिस इज़ लाइक 4 इंटू 9 एंड दिस इज़ लाइक 9। तो मैं कह रहा हूँ 4 आएगा, तो 4 आना चाहिए। देखो 4 4 8 1 9 चला गया, 7 2 9, तो ये यहाँ पे कितना हो गया? तो 8 1 9 और ये 7 आ रहा है। नहीं, डिजिटल सम यूज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप 9 का मल्टीपल देख लो डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करें क्या? मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो ना। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखे? 22 इंटू 63। तो 22 3 टाइम्स इज 66, कैरी 6, और 66 का डबल होता है 132 प्लस 6 138, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 6 टाइम्स इज 54 का 4 5 72 प्लस 5 इज 77 प्लस 7 27 प्लस 7 इज 34 का मतलब 3 आ गया, तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर वैसे हो जाएगा, ठीक है। एक तो देखा मैंने कि 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर हो रहा है, तो मैंने वो चेक कर लिया। तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते थे, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि अ सर्कुलर क्लॉक हैज़ द आर हैंड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर 6 इंचेस। एक सर्कुलर क्लॉक है जो उसकी जो घंटे की जो सुई है वो 6 इंच की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर बाई इट्स टिप फ्रॉम 9 PM टू 3 AM। 9 PM से 3 AM तक में बताइए कि कितना होगा। तो ये मान लीजिए कि एक घड़ी है, सर्कुलर क्लॉक है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे एक आर हैंड है 9 PM, यानी कि मैं कह रहा हूँ 9 तो यहाँ बजते हैं और यहाँ 3 बजते हैं, ये 12 बजते हैं, ये 6 बजते हैं। तो कह रहा है कि एक सर्कुलर क्लॉक है जिसके आर हैंड है जो उसकी 6 इंच की लंबाई है। पहले वो यहाँ थी, 6 इंच की लंबाई है, ठीक है। अब 9 PM से लेके वो जो घड़ी है वो 3 AM हो गई, यहाँ आ गई। ये भी 6 इंच की है, सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, इंच है। तो मुझे बतानी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर इट टिप फ्रॉम 9। मतलब इस पॉइंट से जो ये जो कवर किया, ये जो ऐसे करके कवर किया, तो मुझे ये लेंथ बतानी है। यानी कि हेमीस्फीयर अगर मैं बोलूँ तो सर्कल का आधा, हेमी सर्कल या सेमी सर्कल कह लो, सेमी सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस बतानी है ना। अब आप देखिए कि मैं कहता हूँ कि जब सर्कल का सरकमफ्रेंस बतानी होती है,
सरकमफ्रेंस बतानी होती है आप लिखते हैं 2 पाई आर, लेकिन जब हम कहते हैं कि आधा ही बताना है तो आधा ही बताना है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर ही तो रह जाएगा। अब पाई आर रह जाएगा तो आर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये रेडियस हो गई 6 इंच की, तो रेडियस 6 इंच की हो गई, तो पाई का मतलब पाई और आर का मतलब 6, तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस हेमी सर्कल, सेमी सर्कल, नॉट हेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो 6 पाई, आपको 6 पाई ऑप्शन में डायरेक्ट गिवन है, आप डायरेक्टली ऑप्शन 3 को टिक करेंगे। समझ में आई? एक तो फॉर्मूला कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क, इसको आर्क कहा जाता है, एक सर्कल के अंदर छोटा सा हिस्सा, एक सर्कल के अंदर अगर मैं कहूँ कि छोटा सा हिस्सा हमें ये है पार्ट का बताना है, मान लीजिए ये पार्ट को बताना है, छोटा सा सर्कल है, इस पार्ट का अगर लेंथ बताना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे यूज़ होता है कि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कहा जाता है इसको, तो लेंथ ऑफ आर्क कहता है कि पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। इस तरह से भी रखा जा सकता है, आप अगर इसको इस तरीके से रखना चाहो तो रखो। तो मैं कहता पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 6, थीटा की बात करें तो ये 180 डिग्री हो गया, राइट, 180 डिग्री टोटल हो गया। तो 180 डिग्री बाई 180 डिग्री तो टोटल तो पूरा कट ही जाना है। अगर इसको 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 180 डिग्री करेंगे तो कट जाएगा, तो 6 पाई ऐसे भी आ जाएगा डायरेक्टली। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। हम आ गए 18 पे। 18 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन, इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 100% में से 8% लोगों ने वोट नहीं किया। 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। एक विनर है जिसको 48% मिला है, एक विनर है जिसको 48% मिला है, एंड ऑन द इलेक्शन बाई 1100 वोट्स। अच्छा, मुझे एक विनर है, अगर उसको 48 मिला है, 8% तो वोट ही नहीं किए, तो टोटल कितना हो गया 56। 5600 में से माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 5600 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 44%। और कह रहा है कि विनर को 1100 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो मैं ये डायरेक्टली ये बात कहूँ कि इन दोनों का वोट का परसेंटेज का डिफरेंस 4% है और उसका मतलब 1100 है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट कास्ट वेर वैलिड। कोई भी इनवैलिड वाली बातें नहीं है। 4% की मतलब ये है 100% की वैल्यू बतानी है, दैट्स इट, यही करनी थी यहाँ पे। तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को 11 बार करेंगे तो 275 आता है और 00 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन 3, दैट्स इट। 25 को 11 बार करनी है तो 10 बार तो 250 हो जाएगी। 10 टाइम्स 250, 10 टाइम्स 250 प्लस 25 275, डन। क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर्स कंटेन 10% वाटर। 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कहता है कि 10% पानी है, 10% इज वाटर। तो 90% तो मिल्क होगा भाई, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई कितना कितना हो जाएगा ये बता दे। तो 10% मतलब 6 और 90% मतलब हो गया 54, ठीक है। अब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो मेक इट सो दैट द वाटर में बी 25%। कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अच्छा, ये बताइए कि ऐड क्या करना है। तो मैं कहता हूँ कि सर मुझे पानी ऐड करनी है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ताकि दैट सो दैट द वाटर में बी 25%। पानी ऐड करनी है, मिल्क ऐड करनी है ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि पानी जो भी हम ऐड करेंगे तो ये 25% का बन जाना चाहिए। तो ये ऐड करने के बाद 25% का बनेगा, तो ये उस वक्त कितना बनेगा। तो मैं कहूँगा सर ये 75 बनेगा। रेशियो देखा जाए तो 3:1 होगा, सिंपल। अगर ऐड करने के बाद वो 25% बनना चाहिए तो ये तो ऐड करना है ही नहीं, मिल्क तो ऐड करना है ही नहीं, तो मिल्क ऐड करना ही नहीं है, तो ये तो 75% के बराबर होगा। तो यानी कि रेशियो हो गई 3:1। 3 का मतलब हो गया 54, तो 1 का मतलब बताइए कितना होगा। 3 का मतलब हो गया 54, तो 1 का मतलब बताइए। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 का मतलब 18, यानी कि ये जो 1 है इसकी टोटल वैल्यू 18 होनी चाहिए। तो 6 तो ऑलरेडी है, तो कितना ऐड करेंगे और, तो आंसर आ गया 12 लीटर और दूध पानी ऐड कर दो
तो ये 25% हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। सॉल्व हो गया ये सवाल। बड़ा इजी क्वेश्चन इस सेट में पूछा गया है अगर देखा जाए शुरू से लास्ट तक में। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल दिख रहा है, कह रहा है कि 6 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ओके, 6 वोमेन कंप्लीट द वर्क इन 3 days एंड 9 गर्ल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। सेम वर्क को 9 गर्ल करती है 2 दिनों में। तो भाई गर्ल और वोमेन का अगर हम रेशियो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? 9 × 2 कितना होता है? 18, और 3 × 6 होता है 18, यानी कि 1 वोमेन इज इक्वल टू 1 गर्ल आ गया, ये रेशियो आ गया। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क डन बाई सेम वर्क बाई 8 वोमेन एंड 6 गर्ल। 8 वोमेन और 6 गर्ल अगर करेंगी तो कितना? 8 वोमेन प्लस 6 गर्ल अगर करेंगी तो कितना टाइम लेंगी? और मुझे पता है कि 1 वोमेन और 1 गर्ल की एफिशिएंसी बराबर है। तो क्या करो भाई, सबको ना गर्ल में या तो बॉय में, बॉय तो है ही नहीं, या तो वोमेन में या तो गर्ल में कन्वर्ट कर दो सबको। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक लड़की का बराबर 1 वोमेन है, तो ये कितने, ये 8 वोमेन है, तो यहाँ पे कितना वोमेन होगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 वोमेन। तो 8 + 6 कितना हो जाता है? 8 वोमेन प्लस 6 वोमेन कितना हो गया? 14 वोमेन। यही पता कर दो कि 40 वोमेन कितने दिन में करेगी। मुझे पता है 6 वोमेन 3 दिन में करती है, तो 6 वोमेन 3 दिन में करती है, तो 14 वोमेन कितने दिन में करेगी? बस यही करना है, x की वैल्यू निकाल देनी है और कुछ करना नहीं है। तो 6 × 3, अब अच्छा 2 से काट देते तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा 9/7 आ गया। इतना टाइम लगेगा, 9/7 ऑप्शन 4 हमारा आंसर दिख रहा है। इससे इजी क्या सवाल होगा भाई? पूरे सेट में इजी क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे के पूरे सेट में। एक आध अगर कोई नहीं पढ़ के गया होगा तो वो नहीं कर पाएगा, या कॉन्सेप्ट एडवांस का क्लियर नहीं होगा तो शायद वो फंस जाए। बट वैसे देखा जाए तो ये सेट में पूरी अभी तक 20 सवाल के 20 सवाल इजी थे। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल एक कटोरा है। हेमिस्फेयर मतलब आधा है, स्फेयर मतलब पूरा होता है फुटबॉल, और हेमिस्फेयर मतलब बोल रहा है कटोरा है। मेड ऑफ आयरन हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब देखो ये जैसे कि ये कटोरा है, अब कटोरा है तो ये लोहे का बना हुआ है, तो लोहे का बना हुआ है तो थोड़ा तो मोटा होगा ही ना, है ना, थोड़ा तो मोटा होगा। तो थोड़ा मोटा होगा तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि इनर डायमीटर बोल रहा है। इनर डायमीटर मतलब एक तो अंदर का डायमीटर होता है, एक बाहर का होता है। मतलब इस पॉइंट से मैं यहाँ तक अगर लूँगा तो ये इनर हो गया, है ना, और अगर इस पॉइंट से मैं बाहर तक लूँगा तो ये आउटर हो गया। तो कह रहा है कि इनर डायमीटर कह रहा है 84 है, तो इनर डायमीटर 84 है तो रेडियस हो जाएगा 42। रेडियस उसका आधा हो जाएगा, डायमीटर मतलब पूरा होता है, रेडियस हो गई 42। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 21 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक टीन कोटीन लगानी है। सपोज दैट ये कोटीन है और ये कोटीन लगानी है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोटीन लगानी है। तो कहता है कि 21 रुपये दाम है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है 21 रुपये। तो मुझे बतानी है ये। तो भाई आपको अगर स्फेयर की बात, अभी अभी एक सवाल आया था स्फेयर वाला जिसमें आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे 4πr² करके, लेकिन यहाँ हेमी स्फेयर है। तो हेमी स्फेयर है तो इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2πr² लिखेंगे। सिंपल, हेमी स्फेयर है ये, आधा है ना। अब इसी पे r की वैल्यू 42 पता है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी सरफेस एरिया निकाल दूँ कितना टीन लगेगा वो अगर पता करूँ तो वैल्यू आता है 2 × 22/7 और r² मतलब 42 × 42। ये तो इसका इतना टीन लगेगा, जो ये ब्लू वाला पोर्शन लगेगा या टीन जो लगेगी वो लगेगी। लेकिन कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस होता है 21 रुपये। 100 सेंटीमीटर का प्राइस है 21 रुपये। यहाँ पे इस बात को समझो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का काम करवाओगे 21 रुपये लग जाएगा। तो मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का काम कराऊंगा कितना लगेगा? 21/100। तो मैं क्या इसी को 21/100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके प्राइस पता करना है ना।
फाइंड द कॉस्ट पता करना है, तो डायरेक्टली मैंने इसको यहीं पे रख दिया और इसको कैलकुलेशन कर दो और आंसर तक पहुंच जाओ। कैलकुलेशन कर दो और आंसर तक पहुंच जाओ। अच्छा चलो कर लेते हैं। 7 से इसको काट देते हैं, 7 से इसको काट देते हैं तो ये आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिख लेते हैं क्या क्या दिख रहा है मुझे। अब देखो कैलकुलेशन करना है, यहाँ यूनिट डिजिट बाय में 100 है, कोई कटेगा तो नहीं, 2 से कटेगा तो 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो ये नहीं होगा आंसर, बाकी 2 डिजिट दिख रही है, 3 में से कोई एक हो सकती है। तो कर लेते हैं। कह रहे हैं 2 × 6 12 × 22 × 21 × 42, ये सारे हमने लिख दिए, बाय में 100। करते हैं कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। 21 को 42 टाइम्स करते हैं तो 21 2 टाइम्स इज 42, मैं इनको पहले कर रहा हूँ। तो 21 42 टाइम्स, तो 21 का 4 बारी कितना होता है जी, 21 का 4 बारी होता है 840। 21 4 टाइम्स इज 84, 840, तो 40 है तो 840, और 21 2 टाइम्स इज 42, तो हो जाएगा कितना, तो हम कहेंगे कि 882 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 882। अच्छा 22 से इसको मल्टीप्लाई करनी है तो कर लेते हैं। 22 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4 16 कैरी 1 17, और एक बढ़ा के इसको ऐसा लिख के ऐड कर दो, या तो फिर आप देखो, मैं 2 × 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँ। 22 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है, मैं इस चीज़ को यहाँ मिटा दे रहा हूँ। 22 से डायरेक्ट अगर किसी नंबर को, या सेम जैसे ये सेम नंबर है ना 22, या 88 हो या 77 हो या 66 हो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ। क्या करो, 2 से है तो 2 × 2, स्टार्टिंग तो हम वैसे ही करेंगे, 2 × 2 दैट इज़ 4, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर दो दैट इज़ 10, 2 × 10 इज़ 20, 0 2 लिख दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 16, 2 × 16 32 + 2, 32 + 2 इज़ 4 34, आखिर में रह गया 3, आखिरी में इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 8 16 + 3 19 19404, तो 22 से ये मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास आया 12 × 19404 डिवाइडेड बाय 100। 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 4 टाइम्स इज 48, 12 4 टाइम्स इज 48 कैरी 4, 108 4 इज 112 कैरी 11, 23 रह गई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2328.48, ऑप्शन 1 हमारा आंसर दिख रहा है। या तो डिजिट सम को भी यूज़ कर सकते थे आप, कैलकुलेशन भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 इस तरीके से सॉल्व हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 कहता है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश नरेश इन द रेशियो ऑफ दिस वन, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 346। हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। कह रहा है कि इस रेशियो में देना था लेकिन इस रेशियो में दे दिया, तो बताओ कि किसको कितना ज़्यादा मिला, ये आपको बताना है। रेशियो किस रेशियो में देनी थी, तो यहाँ पे लिखा है 1/3 1/4 1/6 3 4 6 का एलसीएम अगर लेता हूँ तो 12 आता है, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो और काट दो, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, यानी कि इस रेशियो में देना था, लेकिन दिया किस में, दिया 3 4 6 में, 3 4 6 में दे दिया, ये गलत हो गया। तो मुझे बताइए कि किसको ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला। तो मैं देखूँ अगर, तो रेशियो का सम क्या दोनों का बराबर है, यानी कि 4 3 7 2 9, ये तो 9 आ रहा है, ये आ रहा है 7 और 6, यानी कि ये आ रहा है कितना, मैंने सही किया, 7 6 13, ठीक है, ये 13 आ रहा है। तो रेशियो सब बराबर नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा इस रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके एक प्रॉपर दोनों का जो वैल्यू आएगा
अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों वैल्यू तो सेम हो जाएगी, टोटल वैल्यू। तो मुझे ये करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं फटाफट। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज़ लाइक 13 4 टाइम्स 52, 13 3 टाइम्स 39, 13 2 टाइम्स इज़ 26। दूसरी रेशियो को करें तो 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 दैट इज़ 36 और 9 इंटू 6 इज़ 54। अब बताओ कि इस तीनों में से किसको ज़्यादा मिला, है ना। पहला था राम, दूसरा है रमेश, तीसरा है नरेश। तो किसको ज़्यादा मिला, तो हम बोलेंगे सर इसको 26 मिलने वाला था लेकिन इसको 54 मिल गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसको 26 + 2 28 एक्स्ट्रा मिल गया, 28 एक्स्ट्रा मिल गया सर इसको। कितने में, तो टोटल कितना था, तो 13 9 टाइम्स मतलब 117 टोटल था। टोटल जो इसको ऐड करोगे तो 117 ये भी आएगा, 117 ये भी आएगा। तो टोटल 117 में से 28 इसको ज़्यादा मिल गया। किस में से, तो 702 रुपये में। ये कौन है, तो ये है नरेश, तीसरा पर्सन। तो उसको कितना ज़्यादा मिला, तो मैं करूँगा 28/117 ऑफ 702। ये कैंसिल होगा, बताओ कितना से, तो 17 का टेबल में 6 बार में आता है 102 और 6 बार में 600, 28 6 टाइम्स दैट इज़ 120 एंड 48, 168 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा नरेश को। दिस वॉज नरेश। सही लिखा मैंने, हाँ जी, नरेश को 168 ज़्यादा मिलेगा। ऑप्शन गलत लिख दिया है हमने यहाँ पे शायद, दिस वुड बी 168 और नरेश ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 168 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा एंड नरेश को ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके से ये सवाल हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नेक्स्ट 23 डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्या कहता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटी इन ईयर। 8 अलग अलग सिटी है, C1 C2 C3 C7 C8 ऐसे करके। टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटी इज 30,000। पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर सिटी सोन एज द परसेंटेज ऐसे दिया हुआ है। पूछा है व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी C3 C5 C7 C3 C5 C7। 3%, 5%, 8%, 8 8 16%, 16% ऑफ 30,000 मतलब 2 जीरो में काट देता हूँ और इसी का एवरेज निकालनी है। तो 8 3 टाइम्स इज, अरे क्या हो गया, है ना, एवरेज ही तो नहीं। अच्छा 3 से डिवाइड करना है सर, 3 से डिवाइड करना है, 3 से, नॉट 2 से, 3 से डिवाइड। 3 सिटी है ना, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 सिटी है तो ये 100 हो गया, 100 इंटू 16 इज 1600 हो गया। तो हमारा ऑप्शन 3 आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हमने इस तरीके से कर ली। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर दिस दिस एंड दिस। यानी कि नंबर है वो 1026, 2268 एंड 2430। लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF पूछ रहा है आपको। हाँ, ऑप्शन में से जो है उसमें से बताइए कि लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या दिख रही है। तो इसको करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आपस के नंबर का डिफरेंसेस देखिए आप। यहाँ पे अगर डिफरेंसेस देखोगे तो ये 1200 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 1200 और 26 इसमें 62 42। इसका डिफरेंसेस अगर देखूँ तो ये हो जाएगा 32 इसमें ऐड कर दें तो 162 हो जाएगा। यानी कि जो छोटा डिफरेंस आया है उसी का फैक्टर करके देखिए। तो इसी को फैक्टर 162 मतलब मुझे दिख रहा है 81 का 2 टाइम्स, तो 81 मेरे ऑप्शन में है। ठीक है, 81 का फैक्टर यहाँ भी दिख रहा है क्या, यहाँ अगर दिख रहा है तो यहाँ भी दिखना चाहिए। अच्छा 81 का फैक्टर यहाँ दिख रहा है क्या, तो मैं कहता हूँ 81 1 टाइम्स तो बचा 19 और 24 कितना होता है 432 यानी कि 38 एंड 52 नहीं 81 से नहीं कट रहा है ये, यानी कि ये फैक्टर काम नहीं करेगा। कुछ और काम देखें तो इसको और कैसे ब्रेक कर सकते हो।
81 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा है, दोनों में आना चाहिए। अच्छा 54 देखें, 54 का 3 गुना दिख रहा है मुझे, 54 का 3 गुना दिख रहा है। अच्छा 54 से ये भी कटेगा क्या, देखो तो चेक करके, तो 54 2 टाइम्स 108, तो बचा कितना 16, 162। हाँ 162 तो आ रहा है। 108 कटा कितनी बार में, 2 बार में, 162 आएगा 3 बार में, तो 54 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं इसको टिक करूँगा, बोलूँगा यही लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। दोनों के डिफरेंस में कॉमन मिलना चाहिए, ये सिंपल सा पॉइंट है। और ये नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे, वैसे कुछ कुछ मैंने पढ़ाया है तो उनको पता ही होगा कि डिफरेंस में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वही कॉमन डिवाइज़र होगा, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 25 में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट कहता है कि इफ़ द 4 डिजिट नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, छोटा से छोटा वैल्यू x प्लस वाई क्या होनी चाहिए। तो किसी भी नंबर को 9 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिजिट लिखा जाएगा उसका जो सम कर दें अगर सबका, तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो ये हो गया 13 को भी आपस में यूनिट डिजिट सम करें तो 13 का भी, ये 13 हो गया टोटल, और 13 को भी जोड़ दिए तो ये 4 हो गया। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ोगे जो 9 आ जाएगा, तो मैं कहता हूँ सर 5 जोड़ूंगा, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 5 आना चाहिए, तो तभी जाके वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन 3 इस तरीके से हो जाता है। समझ आया कि क्या बोला मैंने। 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, इफ इट इज डिविजिबल बाई 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9, या यूनिट डिजिट सम, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो मैं कह रहा कि 6 और 7 को जब मैंने ऐड किया तो ये 13 आया, और 13 को भी जब ऐड किया तो 4 आया। तो x प्लस वाई में कि ऐसा क्या आना चाहिए कि टोटल 9 हो जाए, तो मैं कह रहा 5 आना चाहिए, तभी तो ये 9 होगा, और 9 होगा तो सम ऑफ द डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो यानी कि 5 आना चाहिए। तो आंसर डायरेक्टली 5 आप टिक कर देंगे। तो ये हो गया दूसरे दिन का पहला शिफ्ट हमने डिस्कस कर दिया, राइट। बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि भाई कैसा रहा सेशन, क्या आपको नया पता चला इस सेशन में, और अगर कुछ नया पता नहीं चला तब भी कुछ मोटिवेशनल लाइन लिख दो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद शेयर कर दो, जो तैयारी कर रहा है एसएससी की, CHSL की, उसके साथ शेयर कर दो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, कीप ग्रोइंग, राइट, थैंक यू, बाय।